कंप्लीट किया वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है नीट का, तो इस पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, सारी चीज़ें हमें अच्छे से दिमाग में बैठानी, याद करनी और लिंक करना है आपस में, ठीक है। सबसे पहले पिरामिडिंग रिंग जो होती है, वो जो हमारे एंटोचारस की है, तो वो एक रिंग होती है जिसमें इसको याद करने की ट्रिक है कट द पाई, जिसमें पाई से पिरामिडीन है और सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल, ई से थाइमिन, ठीक है ना, जिसमें एक रिंग होती है। और हमारी जो प्यूरिन है उसमें 2 रिंग हो गई, है ना, एक और रिंग आ जाती है। और इसको याद करने का क्या है, प्योर एज गोल्ड, पी यू से प्यूरिन और ए से एडेनिन और जी से ग्वानिन एज गोल्ड, ठीक है ना। अब हम पिरामिडीन जो होते हैं ना, वो जो शुगर से जुड़ते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियो साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब ये जुड़ते हैं तो उसको कितने शुगर से जुड़ते हैं, मतलब तीसरे शुगर से जुड़ते हैं, है ना। जो पिरामिडीन है, तीसरा जो नाइट्रोजन होता है पिरामिडीन का, वो शुगर से, अच्छा, तो तीसरा नाइट्रोजन शुगर से जुड़ता है, ठीक है ना। प्यूरिन में जो है नवा जो स्थान है नाइट्रोजन का, वो जुड़ता है शुगर से। अब फॉस्फेट शुगर के जो है ना, वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो जो फॉस्फेट है वो शुगर के 5वें कार्बन से ईस्टर जो हमारा बॉन्ड है उसके द्वारा जुड़ता है। और फिर जो है जब ये फॉस्फेट भी जुड़ जाता है और नाइट्रोजन तो जुड़ रखा है, तो हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, जो न्यूक्लिक एसिड की इकाई है। और यही न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लिक क्या होता है, डीएनए और आरएनए में विभक्त होता है, ठीक है ना। अब चारगॉफ का रूल देखते हैं। चारगॉफ क्या था, जिसमें जिसने बताया था कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड वाला, उसमें जो एडेनिन है वो बराबर होते हैं थाइमिन 9 N2 क्षार के, और जो ग्वानिन है वो बराबर होते हैं साइटोसिन N2 क्षार के। तो N2 क्षार का नियम था ये। फिर अब हम देखते हैं डीएनए स्टोन स्ट्रक जो होता है वो ऑक्टोमर से लिपटता है, ठीक है ना। और ये ऑक्टोमर कौन है, यही ऑक्टोमर जो होते हैं वो 5 स्टोन के टाइप्स होते हैं, उनमें से 4 स्टोन जो होते हैं। और ये 5 स्टोन टाइप कैसे बने, वो बने लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टडीन की भरपूर मात्रा से, ठीक है ना। इनके आधार पर हमने क्या करा है कि इनको 5 टाइप्स में बनाया, जिसमें कि 4 टाइप जो होते हैं, है ना, जब वो अपने डबल बना लेते हैं, इससे 4 टाइप कौन से, H2A, H2B, H3, H4, ये जो होते हैं इनके एक एक अणु 2-2 अणु बना लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4, 8 हो जाएंगे। और इनके चारों तरफ, यानी इनके ही जो ऑक्टोमर ये इन्होंने बना लिए, इनके चारों तरफ क्या होता है, डीएनए लिपटता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। और इसको हम N4 पार्टिकल भी बोलते हैं। अब ये जो होता है लास्ट में जो आखिरी प्रकार है H1, वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ जो होता है वो बंध जाता है, यानी कि वो एक तरह के गेट की तरह, एक तरह के कील की तरह मान लो काम करता है, ठीक है ना। और हमारा स्टोन जो होता है पॉजिटिव रहता है और डीएनए क्या होता है, नेगेटिव रहता है। तो डीएनए हमारा क्या हुआ, क्षार हुआ, और स्टोन हमारा क्या हुआ, अम्ल हुआ, ठीक है ना। अब 2 स्थितियों, यानी पैकेजिंग की 2 स्थिति होती है। पहली है यूक्रेमिटिन, ठीक है ना। यूक्रेमिटिन क्या होता है, जिससे जो होता है ना हमारा डीएनए जो होता है वो ढीला बंधा होता है, हल्के रंग का होता है और सक्रिय रहता है, ठीक है ना। यानी सक्रिय, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए बहुत सक्रिय रहता है, ठीक है ना, प्रक्रिया आसान होती है इसमें। और दूसरा होती है हमारी पैकेजिंग हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, जिसमें डीएनए मजबूत बंधा होता है और गहरे रंग का होता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको याद कैसे रखते हैं, यूक्रोमेटिन यूजफुल और जो एक्टिव रहेगा, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है हमारा हैवी रहेगा और इनएक्टिव रहेगा। अब डीएनए जो है इसका जो होता है ना, मतलब एक तरह से हमने व्यास का एक क्रम बनाया है कि सबसे बड़ा कौन से छोटा कौन। तो सबसे कम जो व्यास है, मतलब सबसे, हाँ, कम जो व्यास रहता है वो होता है 2 नैनोमीटर का, ठीक है ना। और फिर उससे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक जो होता है वो होता है गुणसूत्र का। यानी इसका मतलब है कि सबसे छोटा मान लो, है ना, यानी उल्टा उल्टा एक तरह से, मतलब उल्टा क्रम है, ठीक है। सबसे बड़ा व्यास तो इसका हो गया डीएनए का, और फिर सबसे छोटा जो होता है हमारा किसका होता है, गुणसूत्र का होता है व्यास किससे। अब देखेंगे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ, जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था 1928 में, है ना। ग्रिफ्थ याद रखना है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। इन्होंने क्या करा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से निष्कर्ष दिया, कौन सा, रूपांतरणकारी सिद्धांत का, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। जहाँ पर उन्होंने यानी ट्रांसफॉर्म करवाया क्या, कि उस बैक्टीरिया में क्या
कि मान लो इन्होंने 2 बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, उसको ट्रांसफ़र मतलब करवा दिए एक तरह से किसमें, डिसीज़ वाले बैक्टीरिया में, ठीक है ना, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया में। जैसे कि उन्होंने एक मृत एस लिया, एस मतलब जो स्मूथ रहेगा स्ट्रेन जिसमें बीमारी फैलाने वाले लक्षण होंगे, और आर ऑफ जिसमें जो होगा वो कोई भी बीमारी फैलाने वाले लक्षण नहीं होंगे। तो उसने जब एस स्ट्रेन को चूहे में डाला तो मर गया। जब आर एस को डाला, है ना, यानी कि आर वाले को डाला, ठीक है ना, आर एस स्ट्रेन यानी कि आर निमोनी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी डाला तो चूहे में वो जीवित रहा। लेकिन जब हीट किल्ड करके एस स्ट्रेन को डाला तो वो चूहा वो जीवित रहा, ठीक है ना, मर गया। उसका मतलब बैक्टीरिया में डीएनए जो होंगे तो वो जो होंगे। फिर जब हीट किल्ड एस वाले को डाला आर में, यानी कि एक तरह से आपस में मिला दिया जिंदा उसमें आर स्ट्रेन वाले में एस को, मरे हुए को, तो चूहा जो है जब उसमें डाला गया तो वो मर गया। तो इससे निष्कर्ष निकला, यानी कि यही देखना चाह रहे थे कि क्या, यानी कि कोई पदार्थ है जो कि एक जीव से दूसरे जीव में रूपांतरित हो रहा है, और इसीलिए फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या है 1928 में बताया कि यहाँ पर कोई पदार्थ होता है जो एक इससे दूसरे उसमें रूपांतरित होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम दिया रूपांतरित सिद्धांत। लेकिन वो कौन सा पदार्थ था वो नहीं बता पाए। तो फिर इसके बाद जो है सबसे पहला प्रमाण, एक तरह से एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना, वो दिया एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने 1933 से 1944 के बीच में, ठीक है ना। और उन्होंने यह पाया, यानी प्रथम प्रमाण दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है ना, और यही रूपांतरण सिद्धांत का जैव रासायनिक लक्षण है, यानी जो लक्षण जो उत्पन्न करवा रहा है वही यही है ना, जैव रासायनिक लक्षण। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये किस तरह पता लगाया कि सारे एंजाइम्स को ख़त्म करके, जैसे जब प्रोटीन को करा, पहले प्रोटीन समझाया था अनुमानिक, उसको ख़त्म करके, आरएनए को ख़त्म करके, है ना, और इसी तरह से जीव द्रव्य को ख़त्म करके, फिर जब डीएनए को डालकर ख़त्म करके देखा तो रूपांतरण रुक गया, रूपांतरण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यही डीएनए ही एस जीवाणु का आर जीवाणु को रूपांतरित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये पहला हमारा प्रयोग था किनका, एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी का 1922 से 23 से 1944। अब ये जब भी इन्होंने मतलब उस वक्त के साइंटिस्ट ने नहीं मानी उनकी बात, तो फिर हमारे हार्शे और चेस का पारगमन यानी ट्रांसडक्शन प्रयोग हुआ, ठीक है ना, जिसको अब ये जो हार्शे और चेस का जो हमारा पारगमन वाला ट्रांसडक्शन यानी पारगमन यानी होता है कि एक जीव से दूसरे जीव में जो है इन्फेक्शन करवाना, इन्फेक्ट करवाना, कोई चीज़ डालना, पारगमित करना, ठीक है ना। तो उनके प्रयोग से अकाट्य यानी कि बिना कटने वाला, बिना वो होने वाला प्रमाण दिया, ठीक है ना। तो ये था हमारा 1952 में, ठीक है ना, 1952 में T2 जीवाणु भोजी जो वायरस है हमारा, में डीएनए हेतु क्या डाला, एक तो डीएनए के लिए हमने फॉस्फेट को चयन किया, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, 32 फॉस्फेट मान लो उसका जो हमारा क्या है अलग प्रकार है ना उसका। और प्रोटीन हेतु क्या हमने लिया, सल्फर, के प्रोटीन में सल्फर होते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों को क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करा, रेडियो ताकि पहचान कर पाए। अब ई कोलाई बैक्टीरिया में जब इंजेक्ट करवाया तथा ग्रिंड करने के बाद, ठीक है ना, तो जब ग्रिंड करा तो बैक्टीरिया में केवल क्या दिख रहा था, फॉस्फेट दिख रहा था। ग्रिंड यानी ऊपर जो हमारा प्रोटीन अलग हो गया, और हमारा अंदर की तरफ जो द्रव में जो सेल में भरा हुआ है जो वायरस, वो बैक्टीरिया में भरा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में डाला था ना, हाँ, ई कोलाई बैक्टीरिया में है। ये याद रखना है कि इसमें कौन सा लिया गया था बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया गया था, ठीक है ना, T2 जीवाणु भोजी के साथ। तो यहाँ पर क्या रह गया, फॉस्फेट रह गया सिर्फ, है ना, जिससे प्रमाण मिला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब हमें प्रमाण मिल गया, अब हमें कंफर्म हो गया, यानी साइंटिस्ट को उस वक्त ही, कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अब हम देखेंगे आरएनए वर्ड क्या है। देखो आरएनए जो था वो पहला आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना। और यही जो है हमारा, क्यों है ऐसा, क्योंकि यही उत्प्रेरक का भी काम कर रहा था, यही अधिक क्रियाशील है जिसके कारण कम स्थायी होता है। अब जब कम स्थायी है और उत्प्रेरक भी बना रहा है, कई कार्य भी कर रहा है, तो इस वजह से इसे आनुवांशिक पदार्थ जो मजबूत वाला होना चाहिए वो नहीं माना गया। इस वजह से मतलब हमारे उसमें तो वो डीएनए में परिवर्तित हो गया। तो डीएनए में क्या आता है कि ये रासायनिक रूप से
कम क्रियाशील होते हैं और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होते हैं। इसी कारण ये आनुवांशिक जानकारी हेतु अधिक सुरक्षित हैं। और यही डीएनए के बारे में ये एक पूरक द्विरोचुकी होते हैं, उसके कारण ये मरम्मत प्रक्रिया में क्या होते हैं, परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं। कि परिवर्तन जब होंगे उसमें मान लो कोई मरम्मत करने के बाद कोई म्यूटेशन आ गई तो उससे उसमें कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि सामने वाली जो हमारी रज्जु है उससे वो दोबारा से वो रज्जु बना सकता है। अब नया डीएनए बनाने पर उसमें एक पुराना क्या होता है, पेरेंटल होता है, तथा दूसरा नया स्ट्रैंड होता है। यह सुझाव किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है ना, कि एक तो पेरेंटल रहता है और दूसरा हमारा क्या रहता है, नया स्ट्रैंड रहता है। अब इसको जो है ना प्रयोग करके किसने सिद्ध किया, मेसेल्सन एवं स्टॉल ने, और इन्होंने काफ़ी पीढ़ियों तक इसे समझाया। ठीक है ना, और यही पीढ़ियाँ में और इसके इनके प्रयोग भी याद रखने। इन्होंने भी 1958 उन्होंने कब किया, 1952 में हार्शे और चेज ने, इन्होंने 1958 में ई कोलाई जो हमारा जीवाणु था बैक्टीरिया का, उस पर प्रयोग कर प्रमाण दिया, जहाँ पर इन्होंने भारी नाइट्रोजन लिया N15, समस्थानिक जो हमारे वाले माध्यम में जीवाणुओं की पीढ़ियाँ बनाई N15 अब इन्होंने जब इसको तैयार कर दी, फिर N14 हल्के माध्यम में भारी जीवाणु को स्थानांतरित किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो डीएनए को अलग करने के लिए CHCl सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, CHCl यूज़ कर रहे हैं ताकि डीएनए को अलग किया जाए। ठीक है ना, प्रथम उसके लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर परिणाम उनको क्या मिलता है, जब वो इसी में यानी N14 हल्के माध्यम में भारी जीवाणु N15 को क्या करवाते हैं, पीढ़ी बनवाते हैं। ठीक है, जनरेशन बनवाते हैं, तो क्या होता है, पहली प्रथम पीढ़ी मिलती है। प्रथम पीढ़ी जो यानी जो हमारे ई कोलाई होते हैं वो 20 मिनट में जो होते हैं विभाजित होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी मिली 20 मिनट बाद, जिसमें क्या था कि मध्यवर्ती थे, यानी कि दोनों जो थे हमारे कैसे थे, हाइब्रिड थे। ठीक है ना, दोनों एक N15 N14 यानी 100% हाइब्रिड मिले। अब जब द्वितीय पीढ़ी बनाएंगे क्या होगा, देखो द्वितीय पीढ़ी में 40 मिनट बाद बनी, और यहाँ पर क्या होगा, दो प्रकार मिलते हैं, एक तो 50% हल्के वाले हो गए और 50% यानी मध्यवर्ती हो गए, N15 N14 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जब तृतीय पीढ़ी बनेगी ना, तो यहाँ पर 60 मिनट बाद क्या हो जाएगा, जब हम तृतीय चतुर्थ ये सब देखेंगे, तो वहाँ पर जो हमारे मध्यवर्ती हैं वो सिर्फ दो बचेंगे, और बाकी जितने भी होंगे वो हमारे हल्के वाले होंगे, लाइट डीएनए होंगे। ठीक है ना, N14 वाले कह सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए याद रखते हैं 2N। ठीक है ना, जहाँ पर N क्या है, तृतीय चतुर्थ पीढ़ी जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो उसकी कुल डीएनए की संख्या आ जाएगी। जैसे चित्र करते हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो हो जाएगा 2 2 4 और 4 2 8, 8 आ जाएगा। 8 कुल डीएनए है और हम 8 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 में से हाइब्रिड डीएनए, तो हमारी 6 लाइट डीएनए आ गया। ठीक है ना, तो इससे हमें पता लग जाएगा 6 जो है हमारा लाइट डीएनए और 2 हाइब्रिड डीएनए। ठीक है ना, अब 75% यानी हल्का है और 25% मध्यवर्ती है तृतीय पीढ़ी में। चतुर्थ में 80 मिनट बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 डीएनए बनेंगे, 14 लाइट होंगे और 2 हाइब्रिड होंगे। तो इस तरह से हमने ये खत्म करा। ये किसने दिया था, ये चीज़ें सारी याद रखनी, मेसेल्सन और स्टॉल ने दिया था 1958। अब डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि, ये जो डीएनए है ये प्रतिकरण किस तरह करता है। ठीक है ना, तो उसकी देखो एक पूरा स्टेप्स है। सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से होती है डीएनए की, और ये एक विशिष्ट बिंदु है ना, उससे उसकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होता है कि ये एक कच्चा माल होता है। ठीक है ना, जिसको फॉस्फोलिरिकृत करके यानी न्यूक्लियोटाइड्स में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे डीएएमपी जो हमारे होते हैं फॉस्फोलिरिकृत और न्यूक्लियोटाइड, जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी, है ना, उसे सक्रिय रूप से फॉस्फोराइज लाइरेस जो हमारा फॉस्फोराइलेस एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी के साथ क्रिया कर सक्रिय बनाया जाता है। यानी ये एक निष्क्रिय है, अक्रिय है, और इन्हें सक्रिय बना देते हैं इसमें फॉस्फोराइलेस एंजाइम और एटीपी के उसमें क्रिया करा के, तो ये बन जाएगा डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ताकि अब यहाँ पर जब इसको परिवर्तन करें तो ये ऊर्जा दे सके। ठीक है ना, क्योंकि अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि हम डीएनए की प्रतिकरण करवा रहे हैं। ठीक है ना, तीसरा है एक्सपोजर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब डीएनए जो होंगे उसके हेलिक्स
जो होंगे वो खुलेंगे, ठीक है ना? तो वो एक फॉग जैसी संरचना बनाएगा द्विशाख। तो ये कैसे खुलेंगे? ये हेलिकेज एंजाइम से खुलेंगे, जो औरी के स्थल पर सूत्रों को अलग करता है और एक वाई आकार की में आकृति मिलती है, जिससे रेप्लिकेशन द्विशाख फॉग बनती है, ठीक है ना? अब चौथा आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जो कि एक स्टार्टर है, शुरुआत कराने वाला पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है ना? यानी पॉलीमरेज एंजाइम को शुरुआत करवाने के लिए एक तरह से उसे स्टार्टर दिया जा रहा है खाने के लिए, एक तरह से उत्प्रेरित करने के लिए, ठीक है ना? आरएनए प्राइमर। अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट होता है, जो कि क्या करवाता है? यही प्रतिकृतिकरण करवाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक करवाता है? ये 5 टाइम्स टू 3 टाइम दिशा में करवाता है। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में ये 3 प्रकार का होता है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। मुख्यतः जो होता है वो पी थर्ड, जो हमारा पॉलीमरेज थर्ड है, वो कार्य करता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? 5 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। जिसमें से हमारा प्रोयूकैरियोटिक में अल्फा, डेल्टा, ईटा, ये जो हमारे हैं, ये हमारे मुख्यतः कार्य करते हैं। अब क्षार युग्मन होता है छठे चरण में, जिसमें ए टी के साथ जुड़ता है, जी सी के साथ जुड़ता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या होता है? श्रृंखला निर्माण होता है, ठीक है ना? श्रृंखला निर्माण, अच्छा, लीडिंग अग्रगामी सूत्र, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो श्रृंखला बन रही है 5 टाइम टू 3 टाइम, तो यहाँ पर लीडिंग श्रृंखला होगी, यानी लगातार बनती हुई श्रृंखला होगी, ठीक है ना? 4 युग्मन वाली की, यानी कि ए के साथ टी जुड़ेगा और जी के साथ सी जुड़ेगा, इस तरह से, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये तो सतत रूप से बनती जाएगी, लेकिन लैगिंग में क्या होता है कि जब उल्टी तरफ से 3 टाइम तो 5 डैश मान लो बन रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है हमारे सूत्र दूसरे सूत्र पर गए, छोटे-छोटे टुकड़े आपस में जुड़ेंगे, जिसे ओकाज़ाकी खंड बोलते हैं। और इसको जो जोड़ता है ओकाज़ाकी खंड को, वो डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। अब आखिरी में है प्रूफ रीडिंग, यानी 8वां चरण लास्ट का है, जिसमें डीएनए की मरम्मत होती है, और ये भी कौन कराता है? डीएनए पॉलीमरेज करवाता है। प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट और यूकैरियोटिक में बीटा जो हमारा है, वो मरम्मत का कार्य करवाता है और त्रुटियों को पहचानता है, ठीक है ना? अब एंजाइम जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, उसके देखें कौन कौन से। पहला है हेलिकेज, जो कि क्या करवाएगा? जो कि अनविंडिंग करवाएगा, जो कि डीएनए को शाखाओं में तोड़ेगा, कुंडली खोलेगा। प्राइमेज जो होता है वो हमारा क्या करेगा? वही हमारा असल में अच्छा, ये आरएनए प्राइमेज है, तो वो हमारा क्या है? स्टार्टर है, किसके लिए? पॉलीमरेज के लिए, ताकि उसकी शुरुआत हो, ठीक है ना? किसकी? प्रतिकृतिकरण की, है ना? पॉलीमरेज स्टार्ट, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज यही डीएनए का निर्माण करवाएगा। डीएनए लाइगेज जो था ओकाज़ाकी खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और बीटा जो था त्रुटि और जो हमारी उसमें जो कमियां हैं उसको पहचानने का और उसको ठीक करने का, मरम्मत करने का कार्य करता है, यानी प्रूफ रीडिंग का काम करता है। अब हम आते हैं अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन पे। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत क्या इम्पोर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे। तो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डीएनए है ना, वो सिस्ट्रॉन से आरएनए संश्लेषण करता है, ठीक है ना? यानी कि मान लेते हैं डीएनए से आरएनए संश्लेषण होता है, एमआरएनए होता है, ठीक है ना? जिससे आगे जाके प्रोटीन हमें बनाना है। तो अनुलेखन में भाग जो होते हैं वो कौन कौन से लेते हैं? डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक 3 टाइम तो 5 टाइम, जिसके 3 घटक 5 टाइम टू 3 टाइम डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड से, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये हमारे जो टेम्पलेट है ना, डीएनए टेम्पलेट है, उस पे ये बनता है अनुलेखन, और जिसमें जो हमारे घटक हैं, है ना, कोडिंग वाले, है ना, वो हम उसी की तरह हमें बनाना होता है, कोडिंग वाले की तरह, ठीक है ना? अब ये किस तरह बनते हैं अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन? पहले तो नायक होता है, प्रोमोटर होता है, फिर संरचनात्मक जीन होता है, और फिर समापक टर्मिनेटर होता है, ठीक है ना? किस तरह होता है वो भी हम आगे देखेंगे। नए आरएनए का क्रम क्या होता है? इसका क्रम वही है कोडिंग स्ट्रैंड के, यानी समान होता है। जैसे सिर्फ और सिर्फ का क्या होता है उसमें, टी की जगह क्या होता है? यू होता है, क्योंकि हम आरएनए बना रहे हैं। आगे देखो, ये जो है ना, इसको जो समझाया था वो समझाया था फ्रांसीसी क्रिक ने, जिसे हमने सेंट्रल डोग्मा, केंद्रीय सिद्धांत नाम दिया था। जिसमें क्या होता है? डीएनए अगर डीएनए से बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको द्विगुणन बोलेंगे। और फिर उसके बाद डीएनए से आरएनए बनता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं प्रोटीन को, और ये इसके बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम अनुवादन बोलते हैं।
स्थानांतरण बोलते हैं या ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब जीन में डीएनए सिस्ट्रॉन की इकाई संरचनात्मक जीन ही अनुलेखन कराती है। यानी जीन में डीएनए सिस्ट्रॉन की इकाई, अच्छा, तो डीएनए में सिस्ट्रॉन की इकाई होती है ना, जो कि संरचनात्मक जीन ही अनुलेखन कराती है, जहाँ प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है ना, बैक्टीरिया में बात हो रही है, तथा सुकेंद्रिकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक ही तरह का प्रोटीन बनाने का नक्शा, जिसमें एक्सोन ही केवल आरएनए बनाता है ताकि इंट्रॉन को हटा देता है। यानी पॉलीसिस्ट्रॉन में बहुत सारे जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं जीन हो सकते हैं, लेकिन सुकेंद्री में जो होते हैं मोनोसिस्टोन होता है, यानी एक ही प्रोटीन बनाने का नक्शा होता है एक्सॉन के पास, है ना, जिसमें इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। अब विपरीत केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? विपरीत केंद्रीय सिद्धांत जो हमने इसके सेंट्रल डॉगमा देखा था, उसका उल्टा होता है, जो कि कुछ विषाणुओं में हो पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए, ये वाली चीज़। अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन तकनीक प्रक्रिया, किस तरह अनुलेखन हो रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, देखो प्रारंभ बोला था मैंने कि क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभ प्रोमोटर बोल लो, ठीक है ना। उन्नायक, उन्नायक पर गया, ठीक है ना, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए को क्या करेगा, यहाँ पर इसके इसको उसको मतलब खोल देगा, ठीक है ना। और इसको दिशा दिखाने वाला कौन है, सिग्मा फैक्टर होता है, जो सही रास्ता दिखाता है 5 टाइम to 3 टाइम वाला, ठीक है ना। फिर दीर्घीकरण हुआ, है ना, जिसको हमने क्या, संरचनात्मक जीन जो होता है वो क्या करेगा, इसको खुलवा देगा, और फिर इसकी जो है प्रतिलिपि जो है हमारा आरएनए बनती जाएगी, आरएनए पॉलीमरेज के ज़रिए से। और फिर समापन जो है टर्मिनेटर, लास्ट में क्या होगा, जब ये पूरा टर्मिनेट यानी आखिर तक पहुंच जाएगा, तो ये रो फैक्टरी होता है, जो टर्मिनेटर हिस्से पर आकर रोकता है और तथा आरएनए और एंजाइम को अलग कर देता है, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज और इसको आरएनए को अलग कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से, और पीछे से वो आपस में जो है, जो डीएनए की लड़ी है वो जुड़ती भी जाती है। अब कोडिंग स्टैंड कैसा होता है हमारा, जो हमारा अब आरएनए बन गया है ना, वो उसका कोडिंग स्टैंड जो होता है वो वही डीएनए के कोडिंग स्टैंड के बराबर होता है। ए के साथ जो होता है वो यू जुड़ा होता है, ठीक है ना, टी नहीं होता है इसमें, सिर्फ ये याद रखना, बाकी सब समान है। और टी के साथ ए जुड़ा होगा, सी के साथ जी, जी के साथ सी, और इसी तरह से सी के साथ जी, जी के साथ सी, और फिर ए के साथ क्या जुड़ा होगा, याद रखना है, यू जुड़ा होगा, क्योंकि इसमें टी नहीं होता आरएनए में, और टी के साथ ए जुड़ा होगा। अब आरएनए जो होता है स्ट्रैंड, वो बराबर किस बनता है, कहाँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 टाइम to 5 टाइम पर। लेकिन हम कहते हैं ये होता कहाँ है, 5 टाइम to 3 टाइम पर होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है ना। यानी कोडिंग स्ट्रैंड कुछ नहीं बनाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बना रहा है, लेकिन उसी की तरह होता है हमारा 5 टाइम to 3 टाइम दिशा में आरएनए जो हमारा बनता है। यूकैरियोट्स में अनुलेखन देखेंगे, 3 आरएनए संश्लेषण जो डीएनए प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। और वो अलग अलग प्रकार के जो है हमारे आरएनए बना भी रहे हैं, जैसे कि पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये हमारा आरएनए बनाता है, और इसके प्रकार कौन कौन से, 28S, 18S, 5.8S, ठीक है। इसका संश्लेषण करता है कौन, हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसको हमें याद रखना, राइबोसोमल आरएनए बना रहा है आरआरएनए, जिसमें 28S, 18S, 2.8S का संश्लेषण हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारा एचएनआरएनए बन रहा है, और यही एचएनआरएनए आगे जाकर जब ये इंट्रॉन्स को हटा देगा, तो हमें क्या मिलेगा, एमआरएनए मिलेगा, और जिसकी हमें क्रियाविधि आगे देखनी है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, उसमें टीआरएनए ये बनाता है, जिसमें 5S आरएनए, एसएनआरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है ना। तो टीआरएनए कौन बना रहा है, हमें आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसमें एसएन और हमारा क्या हो रहा है, एक T5S आरएनए बन रहा है। और दूसरा हमारा जिसमें प्रकार है वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो आरएनए यानी आरआरएनए बना रहा है वो, जिसमें से 28, 18, 2.8S ये सब हमारे प्रकार बनकर आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी एक ही हमारा जो हमें लेना देना है एमआरएनए से, जो कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बना रहा है, ठीक है ना। अब ये पहले एचएनआरएनए बना है, फिर आरएनए, इसके बनने की प्रक्रिया क्या है, ये सबसे पहले इसमें ना एचएनआरएनए में इसकी क्या होती है, कैपिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है, 5 टाइम सिरे पे क्या होता है, इसमें एम जी
ट्रिपल पी, जिसको हम मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जुड़ना कहते हैं, यानी इससे सुरक्षा होती है। और यहाँ पर भी दूसरे में टेलिंग होती है, 3 टाइम पर क्या होता है, पॉली एंडो न्यूक्लियस एडिनाइलेशन जो होता है हमारा, यानी पॉली एडिनाइलेशन जो होता है वो उसकी टेल पे होता है, जिसे हम टेलिंग बोलते हैं, जो पुच्छ को उसको सुरक्षा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एंजाइम जो है उससे आकर जुड़ ना जाए, और यानी कि उसको नष्ट ना कर दे हमारे आरएनए को, एचएनआरएनए को। और लास्ट में क्या होता है, जब इसका स्प्लिसिंग होता है, यानी संबंधन होता है, कि जो बेकार इसी इंट्रॉन है उसको काट कर हटा दिया जाता है, और सिर्फ वो क्या रह जाते हैं, एक्सॉन को जोड़ दिया जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, mRNA। और ये संवाहक आरएनए तैयार जो अनुलेखन कराएगा आगे जाकर। ठीक है ना, यही अनुलेखन तो हो गया, स्थानांतरण करवाएगा। ठीक है ना, अब हम देखेंगे अनुवांशिक कूट क्या करवाएगा, ये स्थानांतरण नहीं, स्थानांतरण ही बोलते हैं। अब जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड हमारे, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो अब जेनेटिक कोड देखें, अनुवांशिक जो हमारा कोड है उसमें क्या होता है, देखो जेनेटिक कोड जो होता है हमारे त्रिक आपस में जो होता है, हमारे नाइट्रोजन क्षार वो आपस में जुड़ के बनाते हैं। तो जिसमें जो होता है 61 कोडोन होते हैं, है ना, 61 कोडोन जो होते हैं वही अमीनो एसिड को तैयार करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, 3 आस समापन कोडोन होते हैं, यानी 64 होते हैं कुल, उसमें से 61 तो अमीनो एसिड को कोड करें, और 3 हमारे क्या होते हैं, समापक कोडोन होते हैं, UAA, UAG, UGA। ठीक है ना, अब इसमें प्रारंभक कोडोन जो होता है, शुरुआत कराने वाला, ये तो समापक हो गए, प्रारंभक कोडोन जो होता है AUG होता है। ठीक है ना, जिससे जो बनाता है मिथ्योनिन। अब यहाँ पर एक होता है, ये जो कोड है इनके जो विशेषता है वो है विकृति, जिसमें डिजेनरेट बोलते हैं, यानी कि एक ही अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, है ना, एक ही हमारा क्या होता है, कोड होता है। ठीक है ना, यानी कोडोन होता है। और असंदिग्ध होते हैं, अनएम्बिशियस होते हैं, कि एक कोड एक अमीनो एसिड बनाएगा। अच्छा अच्छा, विकृति डिजेनरेट, यानी कि एक अमीनो एसिड हेतु कई कोड हो सकते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए कई कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, वो असंदिग्ध है। और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल की हर प्राणी में, हर जीव में जो है ये यूज होता है, यानी कि यही कोड होते हैं। ठीक है ना, अमीनो एसिड को बनाने, और यही अमीनो एसिड आगे जाके क्या बनते हैं, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब अतिव्यापी क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, कि जिसमें कोट के बीच या विराम, यानी विराम नहीं होता, वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कोट के बीच कोई कॉमा विराम ये सब नहीं होता है, एक साथ इन्हें पढ़ा जाता है। अब प्रोटीन संश्लेषण देखें, इसे अनुवादन या स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है ना, अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, और इसे ही अनुवादन, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब UTR एक चीज होती है जो 5 टाइम प्रारंभन कोड और 3 टाइम स्टॉप कोडन, यानी दोनों सिरों पर होता है, जो अनुवादन को सटीक और कुशल, दक्षतापूर्ण, एफिशिएंट बनाने के लिए आवश्यक होता है हमारा UTR। ठीक है ना, यानी कि इसकी कार्य क्षमता को, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। समापन क्या होता है, जो श्रृंखला निर्माण, तभी यानी कि समापन कब होता है, जब श्रृंखला निर्माण रुकती है, जब राइबोसोम समापन स्टॉप यानी कोडॉन पर पहुंच जाता है। ठीक है, समापन कोडॉन कौन कौन से, UA, UGA, UGA। ठीक है ना, UA, UAG, UGA। अब आखिर है राइबोसोम, mRNA पर 5 टाइम टू 3 टाइम दिशा में बढ़ता है, यानी कि यही राइबोसोम जो है वो जब mRNA बाहर निकल आता है हमारे कोशाद्रम में, तो ये राइबोसोम उसके ऊपर आके 5 टाइम टू 3 टाइम दिशा में बढ़ता जाता है, और अमीनो एसिड बनाता जाता है, और इसी अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनते जाएंगे। अब यहाँ पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन कैसे होता है, जो हमारा बन रहा है अमीनो एसिड ये वगैरह ये सब, तो ये कैसे बन रहा है, तो उसको रेगुलेट करवाने के लिए क्या होता है कि सुकेंद्रियों में जीन नियमन केवल एक जगह नहीं होता, बल्कि 4 अलग अलग स्तरों पर होता है। जैसे कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उनको नियमित कौन कर रहा है, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उसी के लिए हमारे क्या है यहाँ पर। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक ही जगह पर होता है हमारा ये नियमन,
जो होता है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है ना। अब इसके हमारे 4 जो होते हैं हमारे सुकेंद्रीय मनुष्य जैसों में, उसमें मुख्य स्तर सबसे पहले जो होती है, जिसे हम नियमन का सबसे मुख्य स्तर बोलते हैं, वो है हमारा अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से प्रारंभ होता है, यही प्रमुख स्तर है। दूसरा प्रोसेसिंग हमारी, यानी संबंधन कि किसको रहना है किसको नहीं, ऐसे स्प्लिसिंग होती है कि यहाँ पर इंट्रॉन्स को हटा दो और ये सारी चीज़ होती है, साफ सफाई, है ना। और फिर अभिगमन होता है, यानी कि mRNA जो बन चुका है हमारा स्प्लिसिंग होकर, वो केंद्रक से बाहर जाता है ना, उसको वहाँ पर नियंत्रण होता है, उसका रेगुलेशन होता है। और फिर चौथे में अनुवादन स्तर होता है, यानी कि mRNA से जो प्रोटीन बन रहा है उसको देखा जाता है। अब हम देखेंगे ओपेरॉन मॉडल। जो हमारा ओपेरॉन मॉडल में क्या है कि यहाँ पर कुछ जीन रहते हैं, है ना। और ये जीन तभी काम करते हैं जब हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर लैक्टोज आता है, इसीलिए इसे लैक ऑपरेन मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे ये ऑफ रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑफ रहता है क्यों, जब इनहिबिटरी जो होता है आई, जो हमारा यहाँ पर जीन एक तरह से कह सकते हैं, ये रोकने का कार्य यानी करता है। इनहिबिटर होता है, ये रोक के रखता है इसको कहाँ पर, ऑपरेटर पे लगा रहकर, ठीक है ना। ऑपरेटर पे बंद रखेगा तो ये जीन आगे के जो ZYA है ना, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ये ZYA है क्या है, यही हमारे जीन है जो आगे जाकर क्या बनाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएंगे जब लैक्टोज उपस्थित होगा। और यही वाई जीन जो हमारा परमीएज बनाएंगे, और यही ए जीन जो है तो हमारा ट्रांस एसिटाइलेज बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज एक सबस्ट्रेट भी है, भोजन भी है, और इंड्यूसर भी है, यानी कि स्विच ऑन करने वाला भी है, ठीक है ना। इंड्यूसर यानी कि जो स्विच ऑन करवाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑन करवाएगा किसी प्रक्रिया को। अब ग्लूकोज जो होता है, अगर वो होता है उपस्थित, तो ये यानी कि इंड्यूस नहीं होने देगा, नहीं ऑन नहीं करने देगा हमारे लैक ऑपरेंट मॉडल को। अब यहाँ पर जब मान लो लैक्टोज आ गया, ठीक है ना, तो ये लैक्टोज जब आ गया तो ये सारे जीन ओपन हो जाएंगे, और ये जो मैंने बताए थे वो हमारे क्या बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, लैक्टोज का पाचन होगा, ठीक है ना। यही लैक्टोज के पाचन की प्रक्रिया को ही लैक ऑपरेंट मॉडल कहते हैं। और ये जो होता है पाचन हो रहा है, तो ये क्या है, अपचय, जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है एक क्रिया विक्रिया है। अब लैक ऑपरेंट जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब आखिर के हम टॉपिक पे आगे बढ़ गए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, HGP क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कि ये क्षारों की जो कुल संख्या यानी कि एक तरह की एक बहुत बड़ी जो हमारा प्रोजेक्ट था, कि जिसमें हम सारे जीनोम को जो है हम व्यवस्थित रूप से लगाएं और उनके बारे में अध्ययन करें, जिसमें 9 बिलियन कम से कम US डॉलर खर्च हुए, और जिसमें हमें इतनी सारी डिटेल मिली जिसे हमें कंप्यूटर में समाना पड़ा। तो उससे एक नई शाखा, एक नई ब्रांच का हमारा क्या हुआ, डेवलप हुई, निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो बना है वो कंप्यूटर और उसके बायोलॉजी की आपस में मिलने से हुआ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है ना। जिसमें हमने देखा है कि जो क्षारों की कुल संख्या हमारे मनुष्य में वो कितनी होती है, 3 × 10⁹ हम कह सकते हैं बॉन्ड पेयर। इतने हमारे बॉन्ड पेयर जो हमारे क्षार रहते हैं एक जीनोम में, एक ह्यूमन के कह सकते हैं 2.1 मीटर DNA में। अब इसकी जो है ना, इसका महत्व क्या हुआ, इसका महत्व हुआ कि बीमारियों का इलाज हुआ, फसलों का नई नई निर्माण हुआ, और प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायता मिली, और DNA का अनुक्रम प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो है ही। अब HGP की कार्य प्रणाली किस तरह से, देखो इसको हमने जो मानव जीनोम को अनुक्रमित जो है मैं सीक्वेंस करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो अलग स्तरों का रास्तों का उपयोग किया, दो अलग अलग रास्तों का उपयोग किया। पहला रास्ता था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको देखा जो काम के हैं, जैसे कि हमारे जो ट्रांसलेशन बना रहे हैं, जो हमारे mRNA वाले भाग हैं ना, उसको कोडोन वालों को देखा, जैसे कि व्यक्त, इन्हें को बोला व्यक्त अनुक्रम कुंडी, यानी EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में क्या होता है कि केवल उन पर ध्यान दिया जिसमें RNA के रूप में अभिव्यक्ति होती है, यानी बेकार हिस्सों जैसे इंट्रॉन वगैरह उसको हटा दिया, ठीक है ना, कोडोन को। अब यहाँ पर इसमें तो हमने सिर्फ क्या है शॉर्टकट इस्तेमाल, लेकिन दूसरा अनुक्रम टिप्पणन में क्या होगा, इसमें सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। तो उसमें हमने सभी जीनोम के हिस्सों को, चाहे व्यक्तिगत हो, जो हमारे क्या है, जो कोई यानी कि एक तरह से कार्य कर रहे हो, और ये या
अव्यक्ति हो जो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सभी की जानकारी प्राप्त की गई तथा अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित किया गया कि कौन सा हिस्सा क्या कार्य करता है। तो ये सारी हमारी दूसरे में किए गए सीक्वेंस एनोटेशन में सारी प्रकार की चीज़ों को यानी कि खोजा गया, जिस इसीलिए हम बोलते हैं कि ईएसटी जो है एक शॉर्टकट है सीक्वेंस का। और हमारा सीक्वेंस एनोटेशन जो है हमारा वो क्या है, वो एक विस्तृत नक्शा तैयार है, मतलब एक विस्तृत नक्शा है। अब हम देखेंगे डीएनए उंगली छापन, जिसे हम बोलते हैं प्रोफाइलिंग टैपिंग या प्रोफाइलिंग या टैपिंग जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा व्यक्ति को उसके डीएनए विशिष्टता के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है ना, यानी उसके आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं व्यक्ति को। मुख्य सिद्धांत क्या है, क्या क्या होता है सबसे पहले इसमें, पहला है बहुरूपता, डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली विभिन्नताएं पहले हम देखते हैं, यानी कि वो बहुरूपता कितनी होती है, 0.01% कुछ हमारे जो जीन है वो अलग होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए से, ठीक है ना, तो उसी वो म्यूटेशन वगैरह के कारण आता है। दूसरा लघु अनुषंगी माइक्रो सैटेलाइट जो होती है, जिसमें हम क्षारों का संगठन देखते हैं कि कितने जो हमारे क्षार है वो उसके जोड़े मिल रहे हैं, एटीजी, ठीक है ना, आपस में मतलब कितनी बार जो है दोहराए जा रहे हैं। तो तीसरा पुनरावृत्ति डीएनए यानी कि जो वो हिस्से जो बार बार दोहराए जाते हैं। बीएनटीआर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, इस जो अलग अलग जो दोहराव हैं जो हिस्से हैं जो हर व्यक्ति में क्या होते हैं, अलग अलग जिनकी संख्या होती है वो कितने बार दोहराए जा रहे हैं, उसी से हम पता लगाते हैं कि मनुष्य इनमें और उनमें फ़र्क है, यानी कि अलग अलग उसके अलग अलग ये हिस्से होते हैं, वीएनटीआर होते हैं। तो इससे हम पता लगाते हैं, इसे लघु असंगी का प्रकार ही माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें एक ही तरह के पाए जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग व्यक्तियों में। अब पांचवें डीएनए चिन्हक, यानी कि हम मार्क करते हैं डीएनए को अलग अलग उसमें, जैसे RFLP, SNP, RAPD, AFLP और SSR, यानी कि SNP ये सब जो होते हैं ना, इससे हम आगे बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं कि कितनी बार जो है दोहराए जा रहे हैं, मार्क कर देते हैं हम डीएनए को। अब तकनीक के चरण देखेंगे, इस तरह हम पता लगाते हैं, अंगुली छापन करते हैं, फिंगरप्रिंट करते हैं डीएनए की। पहला है डीएनए विदलन, यानी आइसोलेशन, अलग करना डीएनए को। ये हम किससे कर सकते हैं, खून से, त्वचा से, बाल से और स्पर्म से, इन सारी चीज़ों से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है विदलन, डाइजेशन जो होता है हमारा, यानी प्रतिबंधन, जो न्यूक्लियो न्यूक्लियर जो एंजाइम है उसके द्वारा जो होता है डीएनए को टुकड़ों में काटते हैं हम, ठीक है ना, क्या होता है, इसे बोलते हैं विदलन डाइजेशन बोलते हैं, जिसमें प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम को क्या होता है उसके द्वारा जो होता है डीएनए को टुकड़ों में काटते हैं अलग अलग, ठीक है ना। अब तीसरा है, यानी कि डीएनए को अलग करते हैं। अब तीसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें डीएनए को जो टुकड़े हैं उनके आकार के अनुसार अलग कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी आकार के साथ डीएनए के टुकड़े को अलग कर दिया। चौथा है सघन ब्लॉटिंग, इसमें क्या होता है कि अलग हुए टुकड़े को नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की झिल्ली पर स्थानांतरित करते हैं, है ना। अब यहाँ पर इनकी झिल्लियों पर जो हमने स्थानांतरित कर दिया नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की झिल्ली पर। अब पांचवें संकरण हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम रेडियोधर्मी वीएनटीआर जो प्रोब हैं जो हमें पाए गए उसका उपयोग करके खास खंडों की पहचान करते हैं, ठीक है ना। अब छठा आखिरी है एक्सरे, जिसमें ऑटो रेडियोग्राफी आती है, एक्सरे यानी इस पे उसके ऊपर हम जब इसकी फिल्म एक एक्सरे फिल्म तैयार कर देते हैं तो उन हाइब्रिड की डीएनए खंडों का हमें चित्र प्राप्त हो जाता है, उनकी संख्या प्राप्त हो जाती है, उससे हम मिलाते हैं दूसरे व्यक्ति के एक्सरे से, यानी दूसरे व्यक्ति के प्रॉप से। अब इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे एलेक्स जेफरी, ठीक है ना, इन्होंने इसको खोजा था। और इसका आधार जो है यानी कि जिस पे डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा वो है हमारा वीएनटीआर, है ना, और बहुरूपता की जो अलग हमारे रूप होंगे जो 0.01% होते हैं। सटीकता जो होगी यानी कि किसमें डीएनए जो होता है समान हो सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे बच्चे होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं हमारे, उनको छोड़कर डीएनए सभी में क्या होता है असमान होता है, ठीक है। एसएनपी महत्व क्या है कि एसएनपी जो हमने देखा था जो चिन्हित करा था डीएनए को, वो मानव जीनोम में 1.4
बिलियन जगहों पर SNP जो होते हैं वो मिलते हैं, जो बीमारियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। सेटेलाइट DNA क्या होता है, जो कि एक नॉन कोडिंग यानी प्रोटीन ना बनाने वाले होते हैं हमारे, मुख्य रूप से हमारे कोडोन होते हैं सेटेलाइट DNA है ना, जो कि उच्च बहुरूपता दिखाते हैं, यानी ये बहुत बार जो होता है इसके रूप जो होते हैं प्राप्त होते हैं बार 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 बार। तो ये हमने जो है, ये हमने पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट किया इस तरह।